वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी पतली फिल्म से व्यतिकरण के बारे में, और पतली फिल्म से जो व्यतिकरण था उसके लिए जो पथांतर आ रहा था वो कितना आ रहा था, 2 म्यू टी कॉस आर, इतना आ रहा था। तो हम बात कर रहे थे परावर्तित किरणों में व्यतिकरण। परावर्तित किरणों में स्टोक्स के नियम से इसमें अतिरिक्त पथांतर आ रहा था 2 म्यू टी कॉस आर और माइनस के λ/2। परावर्तित किरणों के लिए ये था, और पारगमित किरणों के लिए कितना था, पारगमित किरणों के लिए डेल्टा इक्वल टू कितना था, 2 म्यू टी कॉस आर। अतिरिक्त पथांतर λ/2 वहां पर नहीं आ रहा था। तो इस चीज को देखो, जब ये पथांतर कितने के बराबर था, इक्वल टू n लैम्बडा के बराबर था, तो ये दीप्त फ्रिंज मिल रही थी, या कह सकते हैं संपोषी व्यतिकरण था, और इक्वल टू 2n+1 λ/2 के बराबर था। तब हमें कौन सी फ्रिंज मिलेगी, अदीप्त फ्रिंज, यानी कि विनाशी व्यतिकरण। इसी तरह से इसमें था कि 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू, यदि n लैम्बडा है तो दीप्त, और 2n+1 λ/2 है तो कौन सी फ्रिंज मिल जाएगी, हमें अदीप्त फ्रिंज मिल जाएगी। इस टाइप से हमारे पास क्या आ रहा था, ये पथांतर। तो मेनली आपको ये याद रखना है, डेल्टा इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर, और जैसी भी क्वेश्चन में कंडीशन दी जाएगी कि वो दीप्त है या फिर अदीप्त है, उसी के अकॉर्डिंग हम कंडीशन को लगाकर उस क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए 5890 एंगस्ट्रॉम, 5890 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की प्रकाश किरणें, 5890 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की प्रकाश किरणें 1.42 अपवर्तनांक वाली, 1.42 अपवर्तनांक वाली एक पतली फिल्म से लगभग, एक पतली फिल्म से लगभग लंबवत आपतन पर, पतली फिल्म से लगभग लंबवत आपतन पर परावर्तित होती है। पतली फिल्म है, उससे जो परावर्तन हो रहा है, और वो आपतित कैसे हो रही है, लंबवत। जैसे पतली फिल्म ये है तो ये अभिलंब है, उसी पर ही आ रही है, यानी कि ये कह सकते हैं कि उसके लिए कोण आई का मान, आपतन कोण का मान कितना है, 0। आपतन कोण होता क्या है, जो कोण अभिलंब के साथ बनाया जाता है वो कोण होता है आपतन कोण। पर परावर्तित होती हैं। फिल्म की न्यूनतम मोटाई क्या होगी, फिल्म की न्यूनतम मोटाई क्या होगी जिससे फ्रिंज काली दिखाई दे। फिल्म की न्यूनतम मोटाई क्या होगी जिससे फ्रिंज काली दिखाई दे। तो देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन को पकड़ो कि कहां से है, वो पतली फिल्म से रिलेटेड है, और पतली फिल्म पर अभिलंब आपतन के लिए कौन कौन सी चीज दी हुई है, लैम्बडा की वैल्यू दी हुई है, कांच है, जो पतली फिल्म कांच का बना हुआ है उसका अपवर्तनांक म्यू का मान दिया हुआ है, और अभिलंब आपतन के लिए, अभिलंब आपतन के लिए कितना हो जाएगा, अभिलंब आपतन के लिए जो कोण आई है उसका मान कितना हो जाएगा, 0। इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण आर, अपवर्तन कोण भी लगभग कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वो भी लगभग जो अभिलंब है उसके साथ 0 का ही कोण बनाएगा, क्योंकि विरल से जब सघन में जाएगी इस तरह से किरण तो वो अभिलंब से दूर हटती है। अब बिल्कुल इस पर जा रही है तो थोड़ा सा अगर वो हटेगी तो थोड़ा सा चेंजेस आएगा, डिस्ट्रैक्शन आएगा अभिलंब से, तो लगभग इसको हमने कितना ही मान लिया, 0। क्योंकि पतली फिल्म के लिए, पतली फिल्म के लिए परावर्तित किरणों में पथांतर कितना होगा। अब किरणें कौन सी दी हुई हैं, परावर्तित या पारगमित, तो उसके लिए जो पथांतर है वो कितना होगा, परावर्तित किरणों में पथांतर वो कितना हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर माइनस के λ/2। परावर्तित किरणों में अतिरिक्त पथांतर ये आएगा, ठीक है, ये पथांतर है। अब वो क्या कह रहा है कि उस फ्रिंज पतली फिल्म है उसकी मोटाई, यानी टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उस टी की वैल्यू को निकलवा रहा है। तो टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये जो पथांतर है उसके संगत हमें कौन सी फ्रिंज दिखाई दे, काली फ्रिंज दिखाई दे। तो चूंकि काली फ्रिंज, या कह सकते हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए, इस तरह से क्वेश्चन को लिखना है, विनाशी व्यतिकरण के लिए ये कितना हो जाएगा, 2 म्यू टी
cos r माइनस के लैम्डा बाई 2 कितने के बराबर होना चाहिए 2n+1 लैम्डा बाई 2, क्योंकि विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर है वो ये होना चाहिए जहां n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन इस तरह से होना चाहिए। ये लिखवाया था फॉर्मूला। तो यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है t की, तो 2 म्यू t cos r इक्वल टू हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं n लैम्डा, पहले आएगा n+1 लैम्डा, ठीक है n+1 लैम्डा। n का मान कहां से वेरी करेगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2 म्यू t cos r इक्वल टू n लैम्डा भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला सीधा ही मैंने वहां पर लिखवाया था, इसका भी यूज कर सकते हो आप। लेकिन इसमें क्या है कि आगे बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, तो इसको याद रखना टफ होगा, तो सीधा इसी को याद रखते हैं हम, केवल पथांतर को, उसी के अकॉर्डिंग हम कंडीशन लगाते हुए उसको निकाल लेंगे। कोई नहीं, 2 लाइन एक्स्ट्रा खर्च होंगी और कोई नहीं है। 2 म्यू t cos r इक्वल टू n लैम्डा, और n का मान कहां से वेरी कर जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन, पहले बताया था। और सुन लो कि जब 0 कर रहे हैं तो पहली वैल्यू लैम्डा खुल रही है, तो यहाँ पर भी लैम्डा ही खुलनी चाहिए, इसलिए n वैल्यू किससे वेरी करेगी 1 से, ठीक है। इससे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे यहां से t की, करो इसको। यहां से t की वैल्यू निकालनी है हमें, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा n लैम्डा अपॉन कितना 2 म्यू cos r, r की वैल्यू 0 हो जाएगी, अपवर्तन कोण है, और इसके साथ म्यू की वैल्यू दी हुई है, लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में दी हुई है। इसको चेंज कर लोगे किसमें मीटर में, 5890 × 10⁻⁻10, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर, ठीक है। अपवर्तनांक मात्रहीन होगा क्योंकि वेगों का अनुपात होता है। अब न्यूनतम मोटाई के लिए क्या पूछ रहा है, वो फिल्म की न्यूनतम मोटाई पूछ रहा है। तो न्यूनतम मोटाई के लिए जो n का मान है वो कितना बिलोंग करेगा 1, ठीक है। एक ही फ्रिंज बन पाएगी वहां पर न्यूनतम मोटाई के लिए, क्योंकि n के प्रोपोर्शनल आ रहा है t, n का मान जितना ज्यादा होगा t का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। वो न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो n का मान न्यूनतम होने पर ही t का मान न्यूनतम प्राप्त होगा। तो n इक्वल टू कितना लेकर चलना है 1, करो सॉल्व इसको। न्यूनतम मोटाई के लिए n इक्वल टू 1 और पूरी वैल्यू इसमें रखकर t की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 2.1 × 10⁻⁻7 मीटर आ रही है, इतनी मोटाई की आएगी, ठीक है। कर लो ना इसको कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यंग के द्विसलिट प्रयोग में, इसी तरह से कंप्लीट करना है इसको। यंग के द्विसलिट प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश के लिए, देखें क्वेश्चन नेक्स्ट। यंग के द्विसलिट प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश के लिए 6000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश के लिए 2 mm की फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, 2 mm की फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, इतनी चौड़ाई की फ्रिंजें प्राप्त हो रही हैं यदि प्रकाश उस पर कौन सा डाला जाए 6000 एंगस्ट्रॉम का एक वर्णी प्रकाश अगर उस पर डाला जाए। यानी कि दूसरे प्रयोग में यदि संपूर्ण उपकरण को ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए, यदि संपूर्ण उपकरण को ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए
जिसका अपवर्तनांक 4/3 है, जिसका अपवर्तनांक 4/3 है, तब फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तब फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो तो इधर पहले दे रखी है लैम्डा की वैल्यू, ये फ्रिंज चौड़ाई दी हुई है, ये दिया हुआ है अपवर्तनांक, ठीक है। अब उसको यदि हम लिक्विड में रख रहे हैं तो वैसे चूंकि जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो क्या होती है, फ्रिंज चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, तो फ्रिंज चौड़ाई होती कितनी है उसको निकालते हैं पहले। फ्रिंज चौड़ाई बीटा इक्वल टू होती है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, जहां पर कैपिटल डी तो रेखा छिद्र से पर्दे के बीच की दूरी थी और स्मॉल डी थी दोनों जो रेखा छिद्र थे S1 और S2 उनके मध्य की दूरी थी स्मॉल डी, लैम्डा वेवलेंथ थी। तो फ्रिंज चौड़ाई ये लिख दी हमने एयर के लिए, एयर में तो इतनी है, और द्रव में जब डुबो रहे हैं पूरे जो उपकरण था रेखा चित्र को पर्दे को उसको हमने एक लिक्विड में ड्रॉप कर दिया, डुबो दिया, तब बी डैश की जो वैल्यू है अलग मान लिया कि फ्रिंज चौड़ाई है वो घट जाएगी, तो वो लैम्डा डैश हो जाएगा, डी डैश हो जाएगा अपॉन डी डैश हो जाएगा। इस तरह से चूंकि डी डैश दोनों के बीच की दूरी है वही बनी रहेगी और रेखा चित्रों के बीच की दूरी द्रव में डुबोने के बाद भी कितनी बनी रहेगी, डी ही बनी रहेगी। किसमें हो जाएगा ये, द्रव में, किसमें, द्रव में। अब हमें बीटा डैश की वैल्यू याद करनी है। समीकरण इसको दे दिया हमने जैसे 1, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 2 में भाग देते हैं हम 1 से, तो कितना आ जाएगा बीटा डैश अपॉन में बीटा, ठीक है। और यहाँ पर इसमें इसका भाग दे रहे हैं तो डी बाई डी से डी बाई डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा डैश अपॉन में कितना हो जाएगा लैम्डा, तो बीटा डैश इक्वल टू लैम्डा डैश बीटा अपॉन लैम्डा। ये वैल्यू हमें चाहिए तो हमारे पास जब द्रव में डुबो दिया उसके बाद जो फ्रिंज चौड़ाई कितनी हो जाएगी उनकी वो निकल जाएगी। तो बीटा है हमारे पास, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा नहीं है, लैम्डा है केवल हमारे पास, लैम्डा डैश नहीं है। तो लैम्डा डैश को कैसे निकालें, देखो जब कोई भी जो प्रकाश की किरण है, जो पहले प्रकाश की जो किरण थी वो एयर में से होकर निकल रही थी, तब उसके लिए वेवलेंथ कितनी थी 6000 एंगस्ट्रॉम। अगर वही किरण किसमें से होकर गुजरे, किसी द्रव में से होकर गुजरे, तो उस द्रव में से गुजरने के बाद उसकी जो आवृत्ति है वो परिवर्तित नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश की किरण की आवृत्ति माध्यम परिवर्तित होने पर भी नियत रहती है, ठीक है, नियत रहती है। तो हमारे पास म्यू दिया हुआ है जिसकी यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है, लेकिन इसी का यूज करते हैं हम। म्यू इक्वल टू कितना होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश का वेग का जो अनुपात है वो अपवर्तनांक कहलाता है। निर्वात में प्रकाश का वेग है यानी कि वायु में मान सकते हैं, तो कितना हो जाएगा न्यू लैम्डा, और v माध्यम में उस प्रकाश की किरण का वेग होगा वो कितना हो जाएगा न्यू लैम्डा डैश, न्यू डैश लैम्डा डैश। लेकिन जो आवृत्ति है वो चेंज नहीं होती है, हमेशा फिक्स बनी रहती है, नियत बनी रहती है। तो न्यू से न्यू कट जाएगा, तो लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश कितने के बराबर हो गया, म्यू के बराबर। तो हमें निकालना है लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा, वो कितने के बराबर हो जाएगा 1 बाई म्यू के। इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 3, इसको डाल दिया समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो समीकरण 4 से मान समीकरण हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, और 1 में अगर हम इस वैल्यू को रखते हैं कितना आ जाएगा, सॉरी 3 में रखेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बीटा डैश की, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा कितना हो जाएगा बीटा अपॉन म्यू के बराबर हो जाएगा। अब बीटा की भी वैल्यू है आपके पास और म्यू की भी वैल्यू है, तो बीटा डैश इक्वल टू बीटा की वैल्यू है 2 mm, तो 2 × 10⁻³ हो जाएगा, और म्यू की वैल्यू है कितनी 4/3। तो इसको सॉल्व करना है 2, तो 3/2 हो जाएगा × 10⁻³ 3/2 को लिख सकते हैं 1.5 × 10⁻³ जो फ्रिंज चौड़ाई आएगी वो ये आएगी, और किस में है ये मीटर में, पहले भी अगर mm में दी हुई है तो mm में ही निकाल सकते हैं, तो 1.5 कितनी हो जाएगी mm। मतलब पहले जो फ्रिंज हमें एयर में दिखाई दे रही थी वो 2 mm की दिखाई दे रही थी, अब वो संकीर्ण दिखाई देंगी, ऐसी लगेंगी वो संकुचित हो गई हैं, तो वो कितनी दिखाई देंगी 1.5 mm चौड़ाई की।
कंप्लीट करो क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसके बाद। लिखो यंग के द्विसलिट प्रयोग में एक वर्णी प्रकाश के द्वारा पर्दे पर फ्रिंजें प्राप्त की जाती हैं। यंग के द्विसलिट प्रयोग में एक वर्णी प्रकाश के द्वारा पर्दे पर फ्रिंजें प्राप्त की जाती हैं। पर्दे को 5 इंटू 10⁻² मीटर, पर्दे को 5 इंटू 10⁻² मीटर रेखा छिद्र से 5 इंटू 10⁻² मीटर रेखा छिद्र से विस्थापित करने पर 3 इंटू 10⁻5 मीटर चौड़ाई की 3 इंटू 10⁻5 मीटर चौड़ाई की फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। 3 इंटू 10⁻5 मीटर की फ्रिंजें प्राप्त होती हैं यदि स्लिटों के मध्य की दूरी, यदि द्विस्लिट है तो उसमें दोनों रेखा छिद्रों के मध्य की दूरी यानी कि स्मॉल डी दे रखा है वो 10⁻3 मीटर है। 10⁻3 मीटर है तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। देखो यंग के द्विसलिट प्रयोग में एक वर्णी प्रकाश स्रोत के द्वारा पर्दे पर जो फ्रिंजें प्राप्त की जा रही हैं उस पर्दे को हमने रेखा छिद्र से इतना रेखा छिद्र के पास ही रखा था, फिर इसको कितना विस्थापित कर दिया यानी कि कैपिटल डी की वैल्यू दी हुई है कि रेखा छिद्र से पर्दे को कितनी डिस्टेंस पर रख रहे हैं, तब जो फ्रिंज चौड़ाई हमें प्राप्त हो रही है बीटा इतना प्राप्त हो रहा है। और रेखा छिद्र की जो दोनों स्लिट हैं ये वाली डिस्टेंस S1 और S2 के बीच की वो कितनी दे रखी है 10⁻³ मीटर। क्योंकि यंग के द्विसलिट प्रयोग में जो बीटा आता है फ्रिंज चौड़ाई जो होती है वो कितनी आती है हमारे पास, फ्रिंज चौड़ाई इक्वल टू आता है बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये आएगा, हमें निकालनी है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य तो बीटा डी अपॉन कितना हो जाएगा कैपिटल डी। सभी वैल्यू आपको दी हुई है, रखकर इसमें हम लैम्डा की वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हैं। करिए तो लैम्डा इक्वल टू बीटा डी अपॉन स्मॉल डी।
ये आएगा आपका 6000 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व करने के बाद पहले मीटर में आएगा, मीटर को आप चेंज करोगे 10⁻⁻10 मीटर को आप कितना लिख दोगे 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इस तरह से कितना हो जाएगा ये 6000 एंगस्ट्रॉम। कंप्लीट करो इसको। ठीक है, इसको कर लेना। इसके बाद हम देखेंगे पतली फिल्म हो गई, इसके बाद फनाकार फिल्म को शुरुआत करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।